हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पार्थ गर्ग और आज हम बात करने वाले हैं एप्पल के नए आईफोन 14 लाइनअप के बारे में। इस साल एप्पल ने 4 नए फ़ोन लॉन्च करे हैं: आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो इनमें से हम पहले 2 फ़ोनों की बात कर लेते हैं, आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस। तो ये बेसिक फ़ोन्स हैं। मुझे नहीं लगता कि एप्पल को ये फ़ोन रिलीज़ भी करने चाहिए थे इस साल, क्योंकि इनमें पिछले साल से कोई मेजर चेंज नहीं है। सेम प्रोसेसर है, सेम ही आपको डिस्प्ले मिलती है, सेम ही आपको बैटरी मिल रही है, सेम ही आपको नॉच मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है। हाँ ठीक है, पिछले साल के आईफोन 13 प्रो का कैमरा सेंसर इन्होंने इस बार निकाल के 14 में डाल दिया है, पर बाकी मोस्टली आप चीज़ें देखें तो आपको सेम ही मिलेंगी। तो क्या किसी को आईफोन 14 लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की सेल आ रही है, तो आईफोन 13 पे भारी डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप कोई भी सोच रहा है कि मैं आईफोन 14 ले लूँ, तो आपको आईफोन 13 की तरफ ही जाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं आईफोन 14 प्लस की तरफ। अगर आपको एक थोड़ा हल्का फ़ोन चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी एल्युमिनियम की बनी होगी, ना कि स्टील की जैसे आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स की होती है, और आपको बड़ा ही फ़ोन चाहिए, आपकी ज़िद है कि आपको 6.7 इंच या 6.5 इंच के आसपास का अगर आपको फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए, तो आपको 14 प्लस देखना चाहिए, नहीं तो आपको 14 प्लस नहीं देखना चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर स्क्रीन साइज़ बड़ा है तो उसमें बैटरी भी बड़ी है, तो बैटरी लाइफ भी थोड़ी बेहतर होगी आईफोन 14 प्लस में। तो अगर आपको बैटरी लाइफ और अगर स्क्रीन, अगर आपको 2 चीज़ें ऐसी है जो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है, तो आपको 14 प्लस लेना चाहिए, अन्यथा आपको भी आईफोन 13 की तरफ चले जाना चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं बाकी 2 बचे आईफोन्स की, जो जिनमें कुछ थोड़ा बहुत इस साल एप्पल ने नया डाला है, पर क्या सच में वो नया है? चलिए हम बात करते हैं। आईफोन 13 प्रो एंड प्रो मैक्स। आईफोन 13 और 14 और 14 प्रो मैक्स में इस साल एक नया प्रोसेसर है, एप्पल A16। पर अगर आप देखें, एप्पल ने उसमें बोला है कि वो 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है, पर वो एक्चुअली 4 नैनोमीटर नहीं है। वो TSMC का ही 5 नैनोमीटर प्रोसेसर, जिसको उन्होंने रिफाइन कर दिया है, और उसको एप्पल बोल रही है 4 नैनोमीटर। हर साल 3 से 4 बिलियन ट्रांजिस्टर्स का जंप होता है जब भी एप्पल एक नया प्रोसेसर निकालता है। ट्रांजिस्टर से ही हमारी कंप्यूटिंग पावर का पता चलता है कि प्रोसेसर की कंप्यूटिंग पावर कितनी है। तो इस साल वो जो जंप है वो सिर्फ 1 बिलियन ट्रांजिस्टर्स का है, और जिसमें भी एप्पल क्लेम कर रहा है कि मोस्टली वो चेंजेस जो हैं वो उन्होंने ISP में चेंजेस करे हैं और डिस्प्ले DSP में चेंजेस करे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने GPU और CPU में ट्रांजिस्टर्स नहीं बढ़ाए हैं, और उसका परिणाम दिख भी रहा है कई सारे टेस्ट बेंचमार्क्स में, जिसमें 7.5 से लेकर 10% तक का इजाफा हमें दिखाई देता है। मल्टी कोर में वो 10 से 15% का इजाफा हमें दिखाई देता है। मोस्टली जो एप्पल ने इसमें काम किया है, वो मोस्टली एप्पल ने करा है ओवर क्लॉकिंग तो नहीं बोलेंगे, बट क्लॉक स्पीड्स बढ़ाई हैं एप्पल ने A16 में A15 के मुकाबले, और जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो उन्हीं क्लॉक स्पीड्स के कारण हैं। तो आईफोन में जो नया जो चिप है A16, वो कोई नया चिप नहीं है। आप उस चिप को भी A15s बोल सकते हैं, जैसे 8 प्लस Gen 1 होता है एंड्रॉयड में 8 Gen 1 का, वैसे ही आप इसको बोल सकते हैं A15 प्लस। A16 कोई नया चिप नहीं है, कोई बहुत चीज़ें डिफरेंट नहीं है, सेम ही चिप है। हाँ, एक ठीक है, GPU में उन्होंने पाइपलाइन बैंडविड्थ डबल कर दी है, वो चलिए ठीक है, और उस पाइपलाइन बैंडविड्थ के बढ़ने से कुछ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट भी होंगी, पर वो इतनी मेजर नहीं है, क्योंकि एप्पल की पहले भी गेमिंग में लीड बहुत ज़्यादा थी। आप कोई 2 साल 3 साल पुराना भी फ़ोन उठा के देखें तो मोस्टली गेम्स उसमें 60 FPS पे ही आपको चलते हुए मिलेंगे। तो ये तो बात थी प्रोसेसर की। तो कोई मेजर चेंज नहीं था प्रोसेसर में, और छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट्स हैं, क्लॉक स्पीड के इम्प्रूवमेंट्स हैं मेजरली। तो मैं तो बोलूँगा कि अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस की वजह से अगर आप आईफोन लेने का सोच रहे थे, तो आप कोई सस्ता या पुराना आईफोन भी ले सकते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले की जब हम बात करते हैं, तो उन्होंने जो चेंज किया है वो है अब 120 से 1 हर्ट्ज तक जाता है, पहले जाता था 120 से 10 हर्ट्ज तक। तो क्या ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा? देखिए, जहाँ तक कि अभी न्यूज़ आ रही है कि एप्पल में का जो नया डिस्प्ले है 14 प्रो का,
वो सिर्फ 1 हर्ट्ज़ पे तभी जाता है जब वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे होता है, बाकी समय पे वो 120 टू 10 हर्ट्ज़ तक ही स्विच करता है पहले की तरह। तो क्या ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है? मेरी समझ में नहीं, क्योंकि जब ये, अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए और अगर आपको आईफोन ही चाहिए तो आप जाइए, वरना अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, अगर आपको इतना मैटर नहीं करता है तो आप 13 प्रो की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि 1 हर्ट्ज़ सिर्फ वो तभी जाता है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सिर्फ 14 प्रो एंड प्रो मैक्स में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो और जो इम्प्लीमेंटेशन है ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एप्पल का इस बार, ये एंड्रॉयड से बहुत अलग है। इसमें आपको पूरा का पूरा जो आपका जो लॉक स्क्रीन है वो आपका डिम हो जाता है, पर वो रहता वैसा ही है जैसा आपका लॉक स्क्रीन रहता है, वो बस डिम हो जाता है। तो कई लोगों को उसमें दिक्कत आ रही है कि उनको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, ये हमें फ़ोन यूज़ करने को उकसाता है, ये हमें ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशंस आई हुई है फ़ोन पे बट वो सिर्फ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है। तो कई लोगों ने तो इसको बंद भी कर दिया है, और मैं नहीं मानता कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक कोई इतना ज़रूरी फीचर है कि उसके बिना आप रह नहीं सकते। कि अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ज़रूरत लगती है और अगर आपको आईफोन ही लेना है तो आप जा सकते हैं 14 प्रो की तरफ, अन्यथा आप इसको भी छोड़ सकते हैं, इस फीचर को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम, चार्जिंग सेम है, बैटरी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम ही हुई है क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ गया है, और iOS 16 में मैंने ऐसे इश्यूज़ भी सुने हैं जिनकी वजह से लोग कह रहे हैं कि अब बैटरी थोड़ी सी लाइफ उनको कम आ रही है, और स्पीड टेस्ट और बैटरी टेस्ट भी ऐसा बताते हैं। तो बैटरी सिमिलर है, प्रोसेसर में ज़्यादा चेंज नहीं है, चार्जिंग स्पीड्स में कोई चेंज नहीं है। अभी भी एप्पल लाइटनिंग प्रोवाइड करता है, लाइटनिंग केबल अपनी, जिसमें USB 2.0 की स्पीड्स आती हैं, तो ट्रांसफर्स ज़्यादा तेज़ नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जो एक नया फीचर एप्पल ने डाला है, डायनामिक आइलैंड। तो क्या ये डायनामिक आइलैंड की वजह से आपको 14 लेना चाहिए? तो मेरा ये मानना है कि डायनामिक आइलैंड एक बहुत ही जीनियस फीचर है। एंड्रॉयड ये इतने सालों में नहीं सोच पाया, बट एप्पल ने ये कर दिखाया कि उन्होंने एक ऐसा अमेलगमेशन बनाया है जिससे आपको पता ही नहीं चलता है कि ये हार्डवेयर है कि ये सॉफ्टवेयर है। उन्होंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की जो लाइन होती है उसको ब्लर कर दिया है। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है या कोई ऑनगोइंग एक्टिविटी होती है, तो वो आपकी उस डायनेमिक आइलैंड पे आ जाएगी। उन्होंने इस साल नॉच हटा दिया है और एक पिल शिफ्ट, एक कटआउट डाला है फ़ोन में, और उसके इर्द गिर्द उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर का एक आइलैंड बना दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है। पर अभी इसको थर्ड पार्टी ऐप्स इतना सपोर्ट नहीं करते। हाँ, फ्यूचर में ज़रूर करेंगे, पर अभी इतना वो नहीं करते हैं। अभी मोस्टली म्यूज़िक ऐप्स करते हैं और एप्पल की फर्स्ट पार्टी ऐप्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपको बड़े साइज़ का फ़ोन चाहिए, 14 प्रो मैक्स, तब उस केस में ये आपके लिए फ़ीचर बेकार है, क्योंकि वो फ़ोन इतना बड़ा है, इतना साइड से चौड़ा है और इतना भारी है कि उस फ़ोन को पहली बात तो यूज़ करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, उस पर टॉप पे पहुंचना, अपने फिंगर से, अपने हैंड से उसके उस स्क्रीन के टॉप पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस प्रोसेस में आप पहुंचने की कोशिश भी करेंगे तो हो सकता है आपके हाथ से फ़ोन छूट के गिर जाए और आपकी स्क्रीन ही टूट जाए। तो अगर आप 14 प्रो मैक्स लेने का सोच रहे हैं तो ये डायनेमिक आइलैंड मोस्टली किसी काम का नहीं है। हाँ, एप्पल ने पर इस डायनेमिक आइलैंड में एक बहुत अच्छी टेक्निक खेली है। एप्पल, आपको पता है एप्पल के प्रोडक्ट्स हमेशा स्टेटस सिंबल रहते हैं, शो ऑफ के सिंबल रहते हैं, और जब कोई भी बंदा देखेगा आपके हाथ में कि वो डायनेमिक आइलैंड है और वो नॉच की जगह वो पिल है, तो उसको पता चल जाएगा कि इनके पास लेटेस्ट आईफोन है, 14 प्रो है, 14 प्रो मैक्स है इनके पास। पर यूजेबिलिटी के अगर हम टर्म्स में बात करें तो 14 प्रो मैक्स में तो ये बेकार ही है ऑलमोस्ट, और 14 प्रो में देखिए आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। पर क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो पिल है और वो जो आइलैंड है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंट्रूसिव है वो नॉच से, क्योंकि अब जो उसके ऊपर की जो छोटी सी जो वो स्पेस है उसमें भी लाइट जलती है, और वो आपको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहेगी। नहीं तो पहले क्या होता था, आप नॉच देखते थे और आपको उसको थोड़ी देर में भूल जाते थे क्योंकि वहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक होता था। अब आपको याद दिलाती रहेगी कि इसके बीच में एक गैप है, एक गैप है, एक गैप है, और वो आपको हमेशा तंग करती रहेगी। और
आप तंग तो होंगे ही होंगे। वो आपके कंटेंट के, जब आपका मान लो आप कोई कंटेंट देख रहे हैं तो वो बीच में कट भी सकता है, उसका कुछ भी पार्ट, मतलब मान लीजिए कुछ किसी का हाथ आ रहा है, किसी का चेहरा आ रहा है, तो वो पिल आ जाएगा उसके साइड में। और दूसरी चीज़ देखिए, बहुत सारे चीज़ें जो एप्पल करता, जो एंड्रॉयड करता है, जैसे कि आपका जो मैप्स है उसकी डायरेक्शंस आपको एक पिक्चर इन पिक्चर व्यू में मिल जाती है, वो एप्पल में नहीं मिलती थी। तो अब आप उसको डायरेक्शन को वहाँ देख सकते हैं अपनी। अभी तो गूगल ने उसको सपोर्ट करना शुरू नहीं किया है, बट आई एम श्योर गूगल थोड़े दिनों में उसको सपोर्ट डाल देगा अपने ऐप में। तो उस पर्सपेक्टिव से देखिए ये एक नया फीचर है। कुछ काम भी, फ़ायदे भी होंगे इसे। मान लिया आप क्रिकेट देख रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स देख रहे हैं, उसका कोई स्कोर आना है तो वहाँ पे वो ऐप आप स्कोर ला सकता है। या मान लीजिए अगर आप कोई बैकग्राउंड का कोई टास्क कर रहे हैं, टाइमर चल रहा है, तो आप उस पर क्लिक करके फटाफट जंप कर सकते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली एक मल्टीटास्किंग में इंप्रूवमेंट है, जो कि एप्पल में बहुत पुअर थी हमेशा से मल्टीटास्किंग। तो कहीं ना कहीं देखिए, हाँ इसका फ़ायदा है, पर ये अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप, मान लीजिए अभी सेल आ रही है फ्लिपकार्ट की, तो उसमें आपको आईफोन 13 प्रो आपको 85 से 90 हज़ार के आसपास मिल जाएगा। तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप वो 30,000 रुपये देने के लिए क्या आप तैयार हैं। 30 या 40,000 रुपये मेरे ख्याल से, क्या आप वो देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि डायनामिक आइलैंड, हाँ भाई एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को ज़रूरी चाहिए, आपको कूल लगती है, आपके पास इतना जेब में पैसा है, तो आप ज़रूर लीजिए। पर मेरा ये मानना है कि उसकी जितनी जो दिखने में जितना अच्छा है, जितना वो स्टाइलिश है दिखने में, जितना वो न्यू एज फील होता है, उसकी जो रियल लाइफ जो यूसेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लैक करती है। क्योंकि वो छोटा सा आइलैंड है, उस पर आप क्या ही देख पाएंगे बहुत ज़्यादा। चलिए आप देख भी लेते हैं कुछ सामान, बट वो आप मोस्टली भी आप कंट्रोल सेंटर से कर ही सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉन्ग जो आपका चल रहा है, या जो भी आप कोई छोटा मोटा स्कोर आता है, या उसमें या जो टाइमर वगैरह आता है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई रेवोल्यूशन नहीं है मल्टीटास्किंग में। तो ठीक है, अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप कीजिए, पर ऐसे बस ऐसा आप मानिए। चलिए मैं इसका आपको एक 2 लाइनों में आपको इसको क्रक्स बताता हूँ कि अगर आपके पास 13 है या 13 प्रो मैक्स है या 13 प्रो है, तो आप चेंज मत कीजिए इस चीज़ के लिए। अगर आपके पास कोई पुराना आईफोन है, इससे पुराना आईफोन है, या आप कोई पुराने एंड्रॉयड से आ रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे चेंज करना है, तो आप जाइए 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स पे। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी जेब में पैसा है और मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ और मुझे ये लेना है, तो आप ले सकते हैं डायनामिक आइलैंड। चलिए अब आ जाते हैं हम अपनी फाइनल मेजर चीज़ पे, कैमरा। ठीक है, तो एप्पल कहता है कि इस साल हमने 2 नई चीज़ें डाली हैं कैमरा में। एक है फोटोनिक इंजन, जिसमें उन लोगों ने अपनी पाइपलाइन प्रोसेस को और रिफाइन करा है, उसमें 2 और लेयर्स डाली हैं। और उन्होंने नया कैमरा दिया है, कैमरा सेंसर नया दिया है 48 मेगापिक्सल का। कहीं ना कहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल पहले ऐसे बिहेव करता था कि हम कंपटीशन से इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं एप्पल भी कंपटीशन से इफ़ेक्ट हो रहा है और उनको भी कंपटीशन के साथ चलना पड़ रहा है। क्योंकि कंपटीशन अब 48, 64, 108 मेगापिक्सल तक कैमरा तक चला गया है, और एप्पल अभी तक 12 मेगापिक्सल पर है। तो एप्पल को कहीं ना कहीं ये कंपल्शन फील हुई कि हमें भी नया और ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा देना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक भी आप देखें, 48 मेगापिक्सल से एप्पल जो है वो मोस्टली जो पिक्चर्स आएंगी वो बिंड आएंगी, जो कि 12 मेगापिक्सल पे आएंगी। तो वो जब, हाँ, कई लोगों ने जब वो फ़ोटोज़ देखी और उनको पिछले साल के आईफोन 13 प्रो से कंपेयर किया, तो वो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, डेफिनेटली डिफरेंस है। ऑब्वियसली एप्पल ने अपनी प्रोसेसिंग पाइपलाइन चेंज करी है और सेंसर भी नया है, कहीं ना कहीं डिफरेंस है। कुछ कुछ सिचुएशंस में वो बेटर भी है, बट कुछ कुछ सिचुएशन में वो वर्स भी है। जैसे कि लो लाइट सिचुएशन में आईफोन 14 प्रो प्रो मैक्स बहुत बेहतर है आईफोन 13 प्रो से। पर कहीं ना कहीं सिचुएशंस में वो हाइलाइट्स को ब्लो भी कर देता है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा फोकस भी वो जैसे ज़्यादा अगर आप पास जाएंगे तो वो फोकस नहीं करेगा, क्योंकि अब उसका सेंसर साइज़ भी बढ़ गया है। और फोकस उसका जो फोकस जब वो करता है तो वो एक
छोटे से ही एरिया पे कर पाएगा, ज़्यादा लार्ज एरिया पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि नया सेंसर है और वो सेंसर का कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा है कुछ। तो देखिए, अगर आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप आईफोन 13 प्रो भी लेंगे तो भी आपको एक मच बेटर वीडियो मिलेगी, और फ़ोटो में भी आपको, अगर आप किसी थोड़े सस्ते से फ़ोन से आ रहे हैं, कोई पुराने एंड्रॉयड फ़ोन से आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेट इम्प्रूवमेंट मिलेगी। पर अगर आप कोई आईफोन ही यूज़ कर रहे हैं और जो कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो फिर आपको हाँ डेफिनेटली 14 प्रो लेना चाहिए, अगर आपकी कैमरा हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो, क्योंकि उसमें डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट है कैमरा में, ओनली सिर्फ मेन कैमरा में। अल्ट्रा वाइड में कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है। हाँ, उन लोगों ने थोड़ा सा सेंसर में चेंज किया है, बट वो कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है। अल्ट्रा वाइड आप इतना ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ भी नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है हाँ, अगर आपको मेन कैमरा, और अगर आपकी कैमरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी, और अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो मैं बोलूँगा कि हाँ, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। पर डेली लाइफ में एक एवरेज बंदे के लिए इतने कम डिफरेंसेस देखे हैं मैंने, जितने भी टेस्ट्स हुए हैं डे लाइट में और लो लाइट में, थोड़े चले ज़्यादा है, बट वो इतने मेजर नहीं है कि ये काम आदमी को इतना फील हो। तो मैं इसमें भी यही बोल, हाँ, और टेलीफोटो कैमरा एक और है प्रो और प्रो मैक्स में, जो सिर्फ आता है, जो नॉर्मल 14 और 14 प्लस में नहीं आता, वो सेम है पिछले साल से, उनमें कोई चेंज नहीं है। तो ऑल एंड ऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के थॉट्स को मैं इस तरीके से समराइज़ करना चाहूँगा कि फॉर्म ओवर सब्सटेंस चेंजेस इस साल बहुत हैं। कोई यूजेबिलिटी में कोई मेजर चेंज नहीं है, कोई परफॉर्मेंस में मेजर चेंज नहीं है। एक डायनामिक आइलैंड नया है, और कैमरा का सेंसर रिफ्रेश है, बट ये सब छोटे छोटे चेंजेस हैं जिनके लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 1 लाख से ऊपर खर्च कर रहे हैं एक आईफोन के लिए, तो एप्पल को कुछ और थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए था। ये सही मानों में 14 तो नहीं है, ये 13S होना चाहिए था इस फ़ोन का नाम। और अगर एप्पल को ऐसा लगता है कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कोई नई लाने के लिए इस साल फ़ोन्स में, तो उनको या तो 13S के नाम से लॉन्च करना चाहिए था, या फिर उनको इस साल लॉन्च नहीं करना चाहिए था फ़ोन। बट चलिए ठीक है, जैसा भी है, अगर आपके पास पैसा है और अगर आप आईफोन के फ़ैन हैं, तो आई वुड से आपको डेफिनेटली 14 प्रो या प्रो मैक्स लेना चाहिए। 14 तो आप ना ही लें किसी भी हालत में, तो ही बेहतर रहेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको थोड़े से पैसे बच जाएं पर आपको एक अच्छा और टॉप लेवल का आईफोन मिल जाए, और जिसकी ऑलमोस्ट 90 to 95% परफॉर्मेंस सेम है टू दिस ईयर्स आईफोन इन एवरी वे, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स लें, जो इस साल जो अभी जो सेल आ रही है उसमें, और अपने आप कुछ पैसे बचाएं। थैंक यू।